Hello friends, I am Shashikla and you are watching your YouTube channel जोश लीगल नॉलेज। आई होप यू ऑल आर वेल। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सेम प्रोसेस पढ़ेंगे। इसके अंदर भी वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है या क्या फंक्शंस वो करती है वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, या स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कैसे ये चेक किया जाता है, इंस्पेक्ट करने का राइट किसे होता है, पेनल्टीज कैसे इम्पोज होती है। सेम प्रोसीजर वही है जो हमने एयर पॉल्यूशन वाले में पढ़ा था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट पढ़ा था जो हमने, ये भी सेम है प्रोसीजर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 23 मार्च 1974। इसको पार्लियामेंट में 23 मार्च 1974 ने पास कर दिया था। अप्लाइज टू सम स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ स्टेट पे ही अप्लाई होता है। कंटेन टोटल 64 सेक्शन है। अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। आप सब वाटर पॉल्यूशन का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हेन वाटर इज पॉल्यूटेड और कंटामिनेटेड इट loses its qualities and become unfit for human consumption as it become injurious to public health for the purpose and use of human being agriculture and for commercial purpose as well as for the health of animal, aquatic life and other living organism. Water pollution is one of the major problem faced by mankind all over the world. India is not an exception to the danger of the water pollution. इसमें ये बात बोल रखी है कि वाटर पॉल्यूशन वो होता है जब वो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है और वो जो वाटर होता है वो इतना अनफिट हो जाता है कि कोई भी पर्सन उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। वो पर्सन के लिए नहीं, वो किस पे भी अफेक्ट करता है, एनिमल पे भी करता है, एक्वेटिक पे भी करता है और अदर ऑर्गेनिज्म पे भी वो अफेक्ट करता है, जिसके एग्रीकल्चर पे भी अफेक्ट करता है, जिसके चक्कर में वो और अपना जो भी और भी हैं जैसे कि एक्वेटिक्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी इसको सही से कंज्यूम नहीं कर पाते। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज क्या है। और यहाँ पर ये बात बोल रखी है कि एक वाटर पॉल्यूशन जो है इंडिया ही नहीं है कि इंडिया के अंदर एक एग्जाम्पल है। वाटर पॉल्यूशन बहुत सारी कंट्रीज के अंदर भी हो रहा है और वहां पर भी प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे एक्ट्स पास किए जा रहे हैं। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का कारण क्या है, कैसे होता है। There are various causes of water pollution. Among them, the following causes are the main reason for contamination of water pollution. First, agriculture water pollution. एग्रीकल्चर जो है मतलब एग्रीकल्चर का जो भी काम होता है, फिर जो गंदा वाटर होता है वो रिवर में डाल दिया जाता है। ऐसे डोमेस्टिक में कुछ गंदा काम होता है, जैसे कि कोई कपड़े धो रहा है या बर्तन धो रहा है, वो पानी नदी में डाल दिया, उस नदी के बाद उसी नदी को पानी को लोग एग्रीकल्चर या पीने के लिए यूज किया जाता है। मतलब बहुत सारी चीज को सब इंटरकनेक्टेड दूसरे से। इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव वाटर पॉल्यूशन एक्सेट्रा। The major source of water pollution is due to community waste for human settlement. सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन किससे होता है, ह्यूमन से। ह्यूमन जो है वो रिवर के अंदर बहुत गंदगी फैला देते हैं। अगर वो कपड़े धोते हैं तो पानी उस रिवर में से डाल देंगे, और भी बहुत सारे काम में जो ह्यूमंस करते हैं। इंडस्ट्री का जितना भी कूड़ा, अगर इंडस्ट्रीज के अंदर से जितना भी कुछ भी निकलेगा, कोई अगर मान लो कि कहीं उसका काम है, ड्राई क्लीन का काम है या और भी पेंटिंग वेंटिंग का कुछ काम है, तो उसका जो भी कूड़ा, जो भी मतलब पेंट का सामान निकलता है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, जो नदी में डाला जाता है। इफेक्ट मोस्ट ऑफ दीज वाटर आर डिस्चार्ज अनट्रीटेड इन द रिवर एंड अदर वाटर कोज। और सबसे ज्यादा जो वेस्टेज होता है वो रिवर के अंदर ही या अदर वाटर कोजेस के कारण होता है। ठीक है। Effect of water pollution. The effect of water pollution are many. The following are some of the important effect. अब इफेक्ट वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है। कंटामिनेशन ऑफ वाटर स्ट्रीम वेस्ट कोज रिडक्शन इन द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन। जो स्ट्रीम वाटर स्ट्रीम है वो उसका जो लेवल ऑक्सीजन का लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है कॉन्टामिनेटेड मतलब पॉल्यूटेड वाटर से। causes unaesthetic drinking water through water infections and disease and serious health hazards. इसमें ये बता रखा है कि कोई भी अगर जो ड्रिंकिंग अगर पॉल्यूटेड वाटर को पिएगा तो वो क्या होता है, वो उसकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा या डिजीज हो जाता है या सीरियस हेल्थ हजार्ड्स हो सकता है उसके बॉडी के लिए, उसके बॉडी में। कॉजेज डैमेजेस एंड एक्वेटिक एंड वाइल्ड लाइफ। एक्वेटिक एंड वाइल्ड लाइफ पे भी बहुत इफेक्ट करता है वो वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर जो पॉल्यूटेड है और अगर वाटर पॉल्यूटेड है ऑब्वियसली रिवर के अंदर ही हमारे एक्वेटिक्स रहते हैं, अगर वो उस वाटर को लेते हैं या पीते हैं या यूज करते हैं उसको किसी चीज के लिए, तो
उनके बॉडी के अंदर भी वो पॉल्यूशन जाएगा, जिससे उनके ऊपर भी इफेक्ट करता है, डैमेज प्रॉपर्टीज को भी डैमेज करता है। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग होल्स some was of water to establish pollution control board to compile that purpose. Both central and the state government are given power under this act. इस एक्ट के अंदर भी दोनों गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कंट्रोल कर सकती है वाटर पॉल्यूशन को, कुछ प्लानिंग कर सकती है कि कुछ सही करे। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए हैं, वो सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड भी है और स्टेट कंट्रोल बोर्ड भी है। डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ऑब्वियसली सभी वीडियोस में मैंने ये बताया जो डेफिनेशंस होता है वो सेक्शन 2 के अंदर ही दिया होता है। आपको सारे सेक्शंस की सारे डेफिनेशन पढ़ना इतना नीट जरूरी नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले डेफिनेशन है पॉल्यूशन। सेक्शन 2 क्लॉज ई में पॉल्यूशन के बारे में बोल रखा है। पॉल्यूशन का मैं यहाँ पर भी आपको पढ़ा के आई हूँ, बट इसमें दोबारा पढ़ लेते हैं हम। मीन्स सच कंटामिनेशन ऑफ वाटर और सच ऑल्ट्रेशन ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और सच ऑल्ट्रेशन ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और such discharge of sewage, trade effluent, solid, liquid or gaseous substance into water which can create a nuisance or render such water harmful of injurious to public health, animal health और plant। इसमें बता रखा है कि कोई भी पॉल्यूटेड वाटर तब पॉल्यूटेड वाटर होता है जब उसके अंदर कोई सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है वो उसके साथ मिल जाता है, जिससे वो कॉन्टामिनेट करता है और जो हार्म करता है किसको, सभी जैसे पब्लिक हेल्थ को या एनिमल हेल्थ और प्लांट को। सेकेंड डेफिनेशन है स्ट्रीम। स्ट्रीम किसे बोलते हैं? सेक्शन 2 आई में स्ट्रीम के डेफिनेशन दे रखे, इंक्लूड्स रिवर वाटर कोर्सेज, आइलैंड वाटर, सी और टिडल। स्ट्रीम किसे बोला गया है? रिवर को बोला गया है, इसके अंदर वाटर कोर्सेज को, आइलैंड वाटर को, सी को और टिडल वाटर को। आउटलेट सेक्शन 2 क्लॉज डबल डी के अंदर बता रखा है इंक्लूड एनी वाटर वे, पाइप और चैनल कैरिंग सी वेज और ट्रेड एफ्लुएंट विद कैन कॉज पॉल्यूशन। जिससे पॉल्यूशन फैलता है उसे आउटलेट्स बोला गया है। जैसे कि किसी चैनल से या कोई पाइप के थ्रू कोई सीवेज के अंदर या वाटर के अंदर वो पॉल्यूशन जा रहा है, उसे आउटलेट्स बोला गया है। ऑक्यूपायर मीन्स द पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री और प्रीमाइसेस। ऑक्यूपायर का मतलब आपको पता होगा, किसी प्लेस को वो ऑक्यूपाई करता है, उस पर्सन को ऑक्यूपायर बोला जाता है, जो सेक्शन 2D में बता रखा है। ट्रेड एफ्लुएंट क्या होता है? सेक्शन 2K इंक्लूड्स एनी लिक्विड, सॉलिड और गैसियस सब्सटेंस which is discharged from any premises used for carrying in any industry operation or process but not domestic sewage। ट्रेड इफ्लुएंट में क्या बोल रखा है कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेज ऐसे सब्सटेंस जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में कैरी किए जाते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है तो उसे ट्रेड एफ्लुएंट बोला गया है। बट वो डोमेस्टिक सीवेज का नहीं, जो डोमेस्टिक वर्क नहीं होना चाहिए, वो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज का होना चाहिए। सेंट्रल बोर्ड के पास सेंट्रल बोर्ड के बता रखा है सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। मीन्स सेंट्रल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 3 एंड इट कंट्रोल्स बोथ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। सेंट्रल बोर्ड के पास पावर होती है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं वाटर एंड एयर पॉल्यूशन को, जो सेक्शन 3 में बता रखा है। सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन मतलब क्या बता रखा है? सेंट्रल बोर्ड सेक्शन 3 में बता रखा है प्रोवाइड दैट सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच शैल परफॉर्म ऑल फंक्शन अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 4 में बताता है, सेक्शन 3 में बता रखा है कि सेंट्रल बोर्ड के पास ये पावर होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले कि कुछ फंक्शंस करें आप अपने सेंट्रल के अंदर। ऐसे स्टेट जो गवर्नमेंट है वो सेक्शन 4 में बता रखा है कि प्रोवाइड दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन अंडर दिस एक्ट। सेंट्रल बोर्ड इसमें बता रखा है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब कुछ रूल्स बनाता है किसके लिए? सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए, कि वो कुछ परफॉर्म करे। अब यहाँ पर बता रखा है कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसके पास उसके कितने मेंबर है? सेंट्रल बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड अराउंड 15 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट from different areas like local authorities or representatives from the agriculture, fisheries, industry, etc. constitutions of। इसमें बता रखा है कि जो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी मेंबर होता है सेंट्रल बोर्ड का, वो उसमें एक तो चेयरमैन होना चाहिए और 15 अदर मेंबर होने चाहिए।
और वो 15 अदर मेंबर कहाँ कहाँ अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्रीज का है, फिशरीज का, ऐसे ऐसे स्टेट बोर्ड के अंदर भी होते हैं। ऐसे 3 स्टेट बोर्ड के अंदर भी इतने मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होना चाहिए, 15 अदर मेंबर्स होने चाहिए। बट स्टेट बोर्ड के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो अपॉइंट करती है, और सेंट्रल बोर्ड में जो भी पर्सन अपॉइंटेड किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और इनका टाइम पीरियड 3 इयर्स का होता है। बट पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, इंसॉल्वेंट, ऑफ साउंड माइंड, और पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट टू एनी बिजनेस, और पर्सन हु इज एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी एक्सेट्रा डिस्क्वालीफाइड टू बी मेंबर। अगर पर्सन साउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है, अगर उसने दूसरा बिजनेस कंडक्ट कर रखा है तो उसको वो मेंबर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाइड होगा। सेक्शन 13 में बोल रखा है प्रोवाइड्स दैट 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट along with state government can constitute joint board. Every such central state or joint board shall be body corporate and shall meet once in every month. इसमें सेक्शन 13 में बता रखा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ भी जॉइंट बोर्ड बना सकती है, जिसके अंदर कुछ मेंबर स्टेट बोर्ड के होंगे, कुछ सेंट्रल बोर्ड के होंगे, और ये जो है साल 3 मंथ के अंदर एक बार इन सबकी मीटिंग होनी चाहिए। पावर एंड फंक्शन क्या है, सेंट्रल बोर्ड के क्या पावर एंड फंक्शन है, फॉलोइंग आर पावर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 के अंदर सेंट्रल बोर्ड की पावर्स बता रखी है। आई होप आपके पास एक कॉपी और पेन होगा, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ नोट्स बनाते चले कंटिन्यू। फर्स्ट है एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले कि सेंट्रल बोर्ड जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो प्रिवेंट करने मतलब वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है। बाय डाउन स्टैंडर्ड फॉर अ स्ट्रीम और वेल, स्ट्रीम और वेल का जो स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है उस पर वर्क करेगी। प्लान एंड एग्जीक्यूटिव नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन बाय यूजिंग मास मीडिया। प्लान या कोई नेशन वाइड प्रोग्राम करेगी मास मीडिया थ्रू द मीडिया के थ्रू, कि लोग अवेयर हो उस पर। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट टू स्टेट बोर्ड। एक्टिविटीज मतलब स्टेट बोर्ड के साथ एक्टिविटीज करेगी, कोऑर्डिनेट होकर मतलब साथ में मिलके काम करेंगे, और स्टेट बोर्ड को वो टेक्निकल असिस्टेंट मतलब टेक्निकल्स कोई भी चीज प्रोवाइड करेगी ताकि स्टेट बोर्ड जल्दी से वर्क कर सके। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इंगेज इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ट्रेनिंग जैसे कि कुछ पर्सन को ट्रेन करेगी कि वो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन के पर्सन के लिए उस पर्सन को इतना ट्रेन किया जाएगा कि वो इस चीज को समझे और रोकने की कोशिश करे आगे। एस्टैब्लिशिंग और रिकॉग्नाइजिंग लेबोरेटरी फॉर एनालाइजिंग ऑफ एनी सैंपल और एनी अदर पर्पज। स्टैब्लिश करेगी कुछ ऐसे लैब को कि जिसमें एनालाइज किया जाए कुछ सैंपल को कि हाँ इसमें इतना वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इतना नहीं हो रहा। कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू वाटर पॉल्यूशन ऑफ मेजर देन इट्स फॉर इट्स कंट्रोल। कलेक्ट करेगी उस डाटा को और पब्लिश भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हर डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना पड़ता है ताकि लोगों को भी ये चीज पता हो कि उनके स्टेट के अंदर कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितना पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अब सेक्शन 17 के अंदर स्टेट बोर्ड की पावर बता रखी है, पावर एंड फंक्शन बता रखा है। टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए वो कुछ प्लानिंग करेगी, प्रोग्राम्स बनाएगी। टू एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एडवाइस किया जाता है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करेगी स्टेट बोर्ड कि वो वाटर पॉल्यूशन के लिए कुछ प्रिवेंशन के लिए कुछ प्रोग्राम्स बनाए, कुछ नए रूल्स बनाए, और जो रूल्स बनाएगी वो उनकी स्टेट के लिए ही होंगे, किसी और स्टेट पे वो कंपाइन नहीं करेंगे। टू कलेक्ट एंड डिसैमिनेट डाटा रिगार्डिंग वाटर पॉल्यूशन। कुछ पब्लिसिटी मतलब कलेक्ट जो किया जाएगा उसको पब्लिसिटी वर्क मतलब पब्लिक भी उस डाटा को किया जाएगा ताकि लोगों को पता चले। टू अरेंज ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इंगेज इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कुछ पर्सन को ट्रेन किया जाए ताकि वो ऐसे काम के लिए इंगेज हो कि वो प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन को कर सके, रोक सके। टू इंस्पेक्ट एनी सीवेज, ट्रेड, एफ्लुएंट प्लांट, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सेट्रा टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। इंस्पेक्ट करे किसी सीवेज को, ट्रेड को, ताकि उससे इतना मतलब इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए हर प्लांट का कि उससे इतना वाटर पॉल्यूशन तो नहीं निकल रहा है, उस इंडस्ट्री से इतना वाटर पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। टू इंस्पेक्ट वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया टू कंट्रोल पॉल्यूशन इन सच एरिया। इंस्पेक्ट करा होना चाहिए कि कुछ एरिया के अंदर मतलब किस एरिया के अंदर वाटर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है और कुछ रेजिडेंशियल एरिया के अंदर तो इतना वाटर पॉल्यूशन नहीं हो रहा ना, मतलब बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। टू रिकॉग्नाइज एनी लेबोरेटरी टू परफॉर्म द फंक्शन। रिकॉग्नाइज मतलब लेबोरेटरी को भी देखेगा कि वो अपने फंक्शंस को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छे अच्छे लेबोरेटरीज बनानी चाहिए जिसके अंदर सारे टेक्निकल्स मतलब इक्विपमेंट हो ताकि उन्हें कोई भी चेकिंग करने के अंदर डिले ना उस टाइम को।
टू डेवलप मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट, कुछ ऐसे मतलब डिस्पोजल बनाए जिससे सीवेज के अंदर वो जाए ना, या ट्रेड एफ्लुएंट की वाटर पॉल्यूशन उससे हो ही ना। टू ले डाउन स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट फ्रॉम इंडस्ट्री से जो भी वाटर पॉल्यूशन निकल रहा है उस पर रोक लगाया जाए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। टू स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर अंडर सेक्शन 19 टू डिक्लेयर एनी एरिया एज वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया बाय रेफरेंस टू अ मैप और वाटर लाइन। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है सेक्शन 19 के अंदर कि वो डिक्लेयर कर दे कि इस एरिया के अंदर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, या वाटर पॉल्यूशन का एक मैप बना दे। State board can appoint any officer to make survey of any area to keep record of flow or volume of any stream, well or to measure rainfall in such area। State government कुछ पर्सन को अपॉइंट करेगी, कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी कि वो सर्वे करे हर एरिया के अंदर, या कुछ एरिया पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको लगता है कि वहां पर रेनफॉल कितना हो रहा है, इस रेनफॉल से वाटर पॉल्यूशन मतलब इस रेनफॉल के अंदर मतलब इस रेनफॉल से कितना प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है, वेल में कितना कूड़ा है, स्ट्रीम कैसे है, वो साफ हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, बहुत कुछ है। State board can also require information from any such person who is discharging any sewage or trade effluent to any stream or well specified as above। State government के पास ये अगर information can also require information from any such person who is discharging any sewage और ट्रेड एफ्लुएंट, अगर कोई पर्सन ट्रेड मतलब बिजनेस अपना चला रहा है या इंडस्ट्री चला रहा है या सीवेज प्लांट का कुछ काम कर रहा है तो उसे स्टेट बोर्ड को बताना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी। पावर ऑफ टेकिंग सैंपल, सेक्शन 21 ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 के अंदर बता रखा है, एनी ऑथोराइज पर्सन कैन एंटर इनटू एनी प्रीमाइसेस अंडर सेक्शन 21 टू टेक सैंपल ऑफ सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंटेड बाय, वो कोई भी पर्सन जिनको ऑथोराइज किया जा रहा है कि वो सैंपल ले सकते हैं तो वो लेंगे। गिविंग अ नोटिस टू ऑक्यूपायर स्पेसिफाइंग द इंटेंशन टू टेक सैंपल, अगर जब उनको नोटिस मिला है तो वो ऑक्यूपायर मतलब जिस पर्सन ने ऑक्यूपायर स्पेस को कर रहा है वहां जाकर वो सैंपल ले सकते हैं। कलेक्टिंग सैंपल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपायर और हिज एजेंट, वो जो भी सैंपल कलेक्ट करेंगे वो किसके प्रेजेंस में होगा, उस ऑक्यूपायर के या उसके बिहाफ पे कोई एजेंट हो। साइनिंग ऑन कंटेनर इन विच सैंपल इज टेकन बाय हिम ऑन बाय एंड ऑक्यूपायर, या एजेंट के थ्रू साइन करवाया जाएगा, क्योंकि अगर आप उस कंटेनर को सीज कर रहे हो तो उस पर ऑक्यूपायर के साइन होना चाहिए कि हाँ हमारे नजरों में इस चीज को सीज किया गया है, या उस एजेंट के थ्रू। सेंडिंग दिस सैंपल टू एनवायरमेंट लेबोरेटरी फॉर इन्वेस्टिगेशन वेयर ऑक्यूपायर इज नॉट प्रेजेंट और ही डज नॉट मेक सिग्नेचर ऑन द कंटेनर ऑफ सैंपल। The authorized person shall, after his signature, write the fact of willful absence of occupier. The sample as taken and sent to laboratory shall be analyzed, and one copy of report shall be sent to state board and one copy to occupier। इसमें बता रखा है कि उस सैंपल को या उस कंटेनर को अगर जब वो कर लेता है तो वो उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब के अंदर भेज देगा, और उस कंटेनर के ऊपर वो सारे विलफुल अब्सेंस मतलब जो भी उसमें प्रॉब्लम उसने देखी है वो सब कुछ लिख देगा, और अपने साइन भी वो करेगा और साथ में ऑक्यूपायर के भी साइन करवाएगा। और वो जब वो सेंट लेबोरेटरी के अंदर जाएगा तो उस कॉपी को एनालाइज किया जाएगा, अगर कॉपी की रिपोर्ट सही है उसे कोर्ट से पहले स्टेट बोर्ड के अंदर भी सेंड किया जाएगा, और उस कॉपी को अगर लैब ने रिकॉग्नाइज कर दे कि हाँ इससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको वो स्टेट बोर्ड के अंदर सेंड करेगा उस कॉपी को, और उस रिपोर्ट को ऑक्यूपायर को भी देगा। एनी ऑथोराइज पर्सन एम्पावर बाय स्टेट बोर्ड कैन एंटर इनटू एनी प्रीमाइसेस, ऐसे कौन मतलब एनी ऑथोराइज पर्सन, जो भी ऑथोराइज पर्सन हैं उनके पास पावर होती है कि वो स्टेट बोर्ड के अंदर मतलब एंटर कर सके, वर्क कर सके। परफॉर्म हिज ड्यूटी विच इज प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने उन पर्सन को प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आपको ड्यूटी करनी है तो वही पर्सन करेंगे और कोई पर्सन नहीं कर सकता। एंश्योर दैट his duty which is prescribed by ensure that all provision of this act and rules are being compiled with, और ये देखा जाएगा कि जो भी प्रोविजंस या कुछ भी रूल्स हैं वो इस एक्ट के थ्रू ही होना चाहिए, इस एक्ट को कंपाइल नहीं करा होना चाहिए, कोई और से एक्ट पर आप वर्क नहीं करोगे। Examining or testing any machines, equipment, register and record and to see if there is any contravention, आप उस पर एग्जामाइन करोगे, टेस्ट करोगे उस मशीन को, अगर कुछ लगता है तो उसे रिसीज कर आगे पास करोगे। यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ वेल, सेक्शन 24 में कि आप स्ट्रीम ऑफ वेल को कैसे यूज कर सकते हो। नो पर्सन इज अलाउड टू डिस्पोज ऑफ एनी पॉइजनस और पॉल्यूटिंग मैटर इनटू एनी स्ट्रीम, सीवर और लैंड, हाउएवर एनी पर्सन कैन परफॉर्म फ्लोइंग एक्ट। सेक्शन 21 के अंदर बोल रखा है 24 के अंदर कि कोई भी पर्सन, किसी भी पर्सन को इतना अलाउ नहीं है कि वो पॉइजनस या पॉल्यूटिंग करे किसी सीवर या किसी लैंड के ऊपर, बट हाउएवर एनी पर्सन कैन परफॉर्म फ्लोइंग एक्ट, कुछ एक्ट कर सकता है। कंस्ट्रक्टिंग, इंप्रूविंग और मेंटेनिंग एट बैंक और बेड ऑफ एनी सच स्ट्रीम, एनी बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, डॉक्स और अदर परमानेंट वर्क ऑफ विच ही हैज राइट। सबसे पहले तो हम जानेंगे
बैंक स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिखा है बैंक स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ए बॉडी इज द लैंड अलोंग साइड अ बॉडी ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो यहाँ पर बना देती हूँ कि ये एक नदी है, ये स्ट्रीम है, ठीक है। हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, स्ट्रीम को आइलैंड बोल रखा है, रिवर बोल रखा है या वेल। तो यहाँ पर एक ये है, जो ये जगह होती है ना यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं राइट बैंक, लेफ्ट बैंक, मतलब उस स्पेस को बोला जाता है, इस स्पेस को बोला जाता है राइट एंड लेफ्ट बैंक। ऐसी जो बेड होता है हमेशा उस नदी या उस आइलैंड का सबसे नीचा पार्ट। यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है बेड स्ट्रीम बेड इज द चैनल बॉटम ऑफ अ स्ट्रीम और रिवर, द फिजिकल कन्फाइंस ऑफ नॉर्मल वाटर फ्लो, जहां से नॉर्मल वाटर फ्लो होता है। आई होप आपको बेड एंड बैंक का मतलब समझ में आ गया होगा। बैंक स्ट्रीम क्या होता है और बेड स्ट्रीम क्या होता है। तो अगर आपको बैंक और बेड स्ट्रीम के कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ताकि वो सही हो। डिपोजिंग एनी मटेरियल एट बैंक और बेड ऑफ एनी स्ट्रीम टू रिक्लेम द लैंड ऑफ फॉर टू प्रोटेक्ट बैंक और बेड ऑफ सच स्ट्रीम प्रोवाइड दैट सच मटेरियल आर नॉट पॉल्यूटिंग। और आप में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई मटेरियल, जैसे कि मान लो कभी कभी होता है कि जो ये रिवर है तो रिवर के साइड में ना कुछ लग जाता है यहाँ पर, जिससे ना मतलब वाटर इतना फ्लो नहीं होता सही से, या कुछ पॉल्यूशन वाली कोई चीजें आ रही है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो वहां से। या कोई जमीन के अंदर, मतलब जो बॉटम स्ट्रीम के अंदर, स्ट्रीम के बॉटम में कुछ चीज है, आप उस पर भी इसको भी रिमूव कर सकते हो अगर उससे हार्मफुल कुछ वाटर हो रहा है तो। पुटिंग इनटू एनी स्ट्रीम एनी सैंड और अदर नेचुरल डिपॉजिट विच हैज बीन फॉलोड बाय द करंट सच स्ट्रीम। आप कोई भी सैंड उसमें डाल सकते हो अगर वो पॉल्यूटेड ना हो तो। अब पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यू आउटलेट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 नो पर्सन कैन विदाउट परमिशन ऑफ स्टेट बोर्ड, बिना स्टेट बोर्ड के परमिशन के लिए कोई आउटलेट्स नहीं कर सकता है। स्टैब्लिश एनी फैक्ट्री, कोई स्टैब्लिश नहीं कर सकता फैक्ट्री को ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस इन विच देयर इज अ लाइकली डिस्चार्ज ऑफ सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट इन स्ट्रीम वेल और ऑन लैंड। जैसे कि होता है ना बहुत सारे, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट है या और भी कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसको हमें रिवर में डालना होता है, बट विदाउट स्टेट बोर्ड के परमिशन के आप इस चीज को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हो। ब्रिंग इनटू यूज ऑफ एनी न्यू और अल्टर आउटलेट फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ सीवेज। अगर आपको लगता है कि कोई भी आउटलेट अल्टर चेंज करना या डिस्चार्ज करना आप कर सकते हो। मेक एनी न्यू टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंट, मतलब आपको कुछ भी न्यू करना है या आपको चेंजेस करना है, आपको स्टेट बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। आप विदाउट स्टेट बोर्ड की परमिशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। टू गेट परमिशन an application in prescribed form shall be made to state board along with prescribed fee. The state board after making appropriate inquiry either allow or reject the application. अगर आप स्टेट बोर्ड से परमिशन ले रहे हो तो विद कंपाइल द प्रिस्क्राइब फी भी आपको पे करनी पड़ेगी। और स्टेट बोर्ड के पास पावर होती है कि वो उस चीज को इंक्वायरी करे कि उससे वाटर पोल्यूशन कितना होगा, या और अगर उसको वो रिजेक्ट भी करने के पास उसके पास राइट होता है कि उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे। अगर वो अलाउ कर देती है, इवन इफ इट इज अलाउड बाय द बोर्ड, इट इज इफेक्टिव फॉर स्पेसिफिक मेंबर ऑफ ईयर्स ओनली, तो उसको हमेशा हर साल ना चेक करते रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक इंडस्ट्रीज को अलाउ कर दे रहे हो तो वो उस इंडस्ट्रीज को कभी चेक नहीं किया जाता। उस इंडस्ट्रीज को हर साल एक बार इंस्पेक्ट किया जाता है ताकि उस वाटर, जो उससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो ज्यादा अमाउंट में तो नहीं हो रहा, ये सब चीज चेक किया जाता है। However, if the board does not make any communication within 4 months, अगर 4 मंथ के अंदर वो कोई भी कम्युनिकेशन या कोई रिपोर्ट आगे नोटिस फाइल नहीं कर रही है, इट इज डीम टू बी बीन ग्रांटेड, तो इसका मतलब ये समझ लिया जाएगा कि उसको ग्रांट मतलब उस पर हाँ हो गई है, मंजूरी हो गई है। कंसेंट वंस ग्रांटेड कैन बी रिव्यूड बाय द स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड में वो रिव्यू दोबारा एनी टाइम, कभी भी उस ग्रांट को वो रिव्यू कर सकता है। कौन? स्टेट बोर्ड कर सकता है, चेक कर सकता है। सेक्शन 21 क्या बोला है? प्रोवाइड दैट एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ स्टेट बोर्ड कैन प्रीफर एन अपील टू स्टेट गवर्नमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। जब भी अगर स्टेट बोर्ड ने ऑर्डर दिया है, अगर उसको लगता है कि मतलब उस स्टेट बोर्ड ने सही से नहीं किया तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील डाल सकता है। कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर। मान लो कि आज अपील दी तो 30 दिन के पास टाइम पीरियड होता है कि उसके बाद वो अपील डाल दे, 30 दिन के बाद वो अपील नहीं डाल सकता। अब पढ़ेंगे फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कैसे उसको मिले? एवरी पर्सन इन चार्ज ऑफ एनी प्लेस वेयर इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग और प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन shall intimate to state board any event due to which any poisonous or polluting matter is likely to be discharged in any stream, well or land. कोई भी पर्सन जो उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उस प्लेस से बहुत सारा पॉल्यूशन डिस्चार्ज हो रहा है, निकल रहा है और स्ट्रीम और वेल पे बहुत इफेक्ट कर रहा है, तो
वो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को देनी होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 32 में बता रखा है, प्रोवाइड्स दैट द स्टेट बोर्ड शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कैन टेक फ्लोइंग इमरजेंसी मेजर। वो इस रिसिप्ट, स्टेट बोर्ड के पास पावर होती है कि वो रिसिप्ट बना सकती है, इस इन्फॉर्मेशन लेगी और कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठा सकती है इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि उस स्ट्रीम और वेल जो भी है उसके अंदर से रिमूविंग, उस मैटर को रिमूव कर दिया जाएगा, या कोई प्लांट मतलब लगा दिया है स्ट्रीम के अंदर, कोई मशीन्स लगा दी तो उसको रिमूव करने का राइट इनके पास होता है। रिमूविंग और डिमिनिशिंग एनी पॉल्यूशन कॉज ड्यू टू सच डिस्चार्ज, प्रोहिबिटिंग एनी पर्सन फ्रॉम डिस्चार्जिंग एनी पॉइजनस और पॉल्यूटिंग मैटर इनटू स्ट्रीम वेल और ऑन लैंड। रोक मतलब इसमें ये बता रखा है कि स्ट्रीम वेल में कोई भी पॉइजनस फैला रहा है तो उसको रोक दिया जाएगा उस पर्सन को कि आप इसमें इतना पॉल्यूशन ना फैलाएं। बोर्ड हैज ऑल्सो बिन एम्पावर टू गिव डायरेक्शन टू क्लोजर ऑफ एनी इंडस्ट्रीज, और बोर्ड के पास ये भी राइट होता है कि वो किसी भी इंडस्ट्रीज को बंद कर बोल सकते हैं कि आप इसको बंद कर दीजिए। पेनल्टीज कैसे इंपोज होता है, फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन डिमांडेड बाय अथॉरिटी विद स्पेसिफाइड टाइम इज पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट ऑफ 3 मंथ, 3 महीने का उनको इम्प्रीजमेंट मिलेगा, एंड फाइन ऑफ 10,000 एंड फर्दर फाइन ऑफ ₹5,000 एवरी डे। अगर आपने वाटर पॉल्यूशन को ज्यादा फैलाया है तो आपको हमेशा हर डे 5,000 फाइन पे करना पड़ेगा एज अ फाइन। वो आपको कोर्ट बता देगी कि आपको मतलब इतने दिन के लिए या 1 साल के लिए 2 साल के लिए फाइन इम्पोज करना है। और आप 1 साल मतलब अगर आपको बोला है किसी कोर्ट ने कि आपको 1 साल तक डेली 5,000 रुपीज पे करने हैं, तो आप मतलब एक साथ भी सारे पेमेंट कर सकते हो, मतलब 365 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आप उसमें पूरी पेमेंट कर सकते हो। Similar penalties imposed on people who destroy any property of board or obstruct any office failure to comply with any order of a state board, etc. is punishable with imprisonment of 6 years and fine। अगर कोई भी पर्सन हो जो डिस्ट्रॉय और प्रॉपर्टी को हार्म करता है बोर्ड की, तो उसके पास उस पर भी कंपाइल विद एनी ऑर्डर ऑफ स्टेट बोर्ड कंपाइल कर सकती है, उसे भी 6 साल की पनिशमेंट हो सकती है और फाइन। In case of contravention of company, every person in charge of the company as well as the company shall be deemed to be guilty and liable to be proceed any punishment। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो कंपनी भी लाइबल होती है पनिशमेंट के लिए। Where such contravention is committed with consent or with negligence on the part of director, manager or secretary, they shall also be deemed to be guilty। अगर कोई डायरेक्टर या कोई भी मेंबर है, नेग्लिजेंसी के थ्रू भी वो काम हो गया है तो भी वो पर्सन लाइबल है उस पनिशमेंट के लिए। इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस। कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट का किसी पर्सन है जो गवर्नमेंट पर्सन भी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी उसने भी इस तरीके से ऑफेंस कर दिया है तो वो भी गिल्टी है पनिशमेंट के लिए, लाइबल है पनिशमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू सुपरसीड सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू सुपरसीड स्टेट बोर्ड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर होती है कि वो सेंट्रल बोर्ड की जगह ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है कि वो स्टेट बोर्ड की जगह लेकर वर्क कर सकती है, और जो भी वो वर्क करेगी या कोई भी रूल्स बनाएगी उसे ऑफिशियल गैजेट में लिखना होगा। अब इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ते हैं। सेक्शन 2 के अंदर पॉल्यूशन बता रखा है, 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, 4 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड, 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट बोर्ड, 16 में फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, 17 में फंक्शन ऑफ स्टेट बोर्ड, 21 में पावर टू टेक सैंपल, 24 सेक्शन 24 में प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ स्ट्रीम और वेल फॉर डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटिंग मटेरियल, 28 में अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड है, तो 42 से 48 में ऑफेंस एंड पेनल्टीज बता रखी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।